नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो इस वीडियो में आज सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 को सीखेंगे। आइए देखिए, जानते हैं सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में। देखिए, नाम से स्पष्ट है, द्विघात समीकरण यानी ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो हम उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले देखिए इसका व्यापक रूप जान लेते हैं। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे हमारी दो शर्त होती हैं द्विघात समीकरण होने के लिए। पहली शर्त है कि a का मान क्या ना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आप कहोगे a का मान 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? अगर आप सोच के देखिए a का मान ये 0 हो जाएगा तो ये घात 2 वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फिर ये समीकरण की जो अधिकतम घात है वो कितनी रह जाएगी, 2 नहीं रह जाएगी, 1 बन जाएगी या जो भी बनेगी। तो फिर ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहली शर्त होती है कि a का मान क्या ना होना चाहिए, 0 ना होना चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त, a, b और c ये तीनों ही वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। जो इसके गुणांक लिखे हुए हैं a, b और c तीनों क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं। तो इतना आप यहाँ तक समझ गए हैं कि व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसकी दो कंडीशन है कि a का मान क्या ना होना चाहिए, 0 ना होना चाहिए, और a, b और c के मान वास्तविक संख्या होनी चाहिए। आइए देखिए, जानते हैं कैसे। अब मैं आपको यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेके बताता हूँ कि कौन सी संख्या द्विघात समीकरण है और कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। आइए देखिए, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है यहाँ, मान के चलिए ये है 2x² प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। अब आपसे कोई पूछा जाए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप कहोगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है। और देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 3x प्लस 6 बराबर 0। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो अब आप मना कर देंगे, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 1 है। और द्विघात समीकरण कब होती है, जब अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। ठीक है। तो अब आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, वह समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी पाई जाएगी, 2 होगी, तो वो क्या कहलाएगी, द्विघात समीकरण कहलाएगी। अब हम देखेंगे इसकी प्रश्नावली 4.1। देखिए, अब हम सीखते हैं इसकी प्रश्नावली 4.1। आइए देखिए, प्रश्नावली 4.1 का सबसे पहला सवाल है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। मतलब हमें कुछ पार्ट दे रखे हैं समीकरण के, उसमें आपको ये पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखिए, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट इसका x प्लस 1 की घात 2 बराबर 2 और x माइनस 3, ब्रैकेट में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ तो सूत्र खुल जाएगा a प्लस बी की घात 2 का। क्या सूत्र होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए वही चीज हमने करी यहाँ पे, a² प्लस b² प्लस 2ab। आपको बता दें, a की जगह कौन चल रहा है, यहाँ x, और b की जगह कौन चल रहा है, 1। तो सूत्र खोल दिया हमने, x² प्लस 1² और प्लस कितना, 2 इंटू x इंटू 1। समझ में आ गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ से 2 की गुणा करिए x में, तो 2x और 2 3 6, तो x² अपना ऐसा ही, 1 की घात 2 का मान 1 आ गया। 2 की गुणा हुई x में तो 2x, और 1 की गुणा होगी तो कितना बनेगा, 2x ही रहेगा, बराबर 2x माइनस 6 ऐसा ही। अब देखिए क्या करा यहाँ से, x² प्लस 1 ऐसे ही, ये वाला प्लस का 2x ऐसे ही। अब ये जो 2x है इसको उठा के इधर को लाए, और ये जो माइनस वाला है उसे इधर लाए, बराबर 0। तो देखिए प्लस के 2x से माइनस के 2x क्या हो गए, कट गए। तो कितना बचा, x² बचे, और प्लस 1 और प्लस 6 कितने हो गए, प्लस 7 बराबर 0। तो हमारी समीकरण बन गई x² प्लस 7 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ x की सबसे बड़ी घात आपको कितनी दिखाई दे रही है, 2। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। देखिए, अगर अधिकतम घात 2 ना होगी, मतलब 1 हो, 3 हो या ज्यादा हो, तो हम मना कर देंगे। ठीक है। यदि अधिकतम घात 2 होगी तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारा x² माइनस 2x बराबर माइनस के 2, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 माइनस x। देखिए कैसा हल होगा, x² माइनस 2x ऐसे ही रहने दीजिए। ये जो माइनस 2 है इसकी गुणा पहले 3 में करिए, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 6, क्योंकि 2 3 6, चिन्ह माइनस का बचेगा। अब -2 की गुणा काय में होगी, -x में, तो माइनस माइनस प्लस और 2x। ठीक है यहाँ तक।
अब क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऐसे ही, ये सारी चीजें इधर लाइए उठा के, तो माइनस वाला मान कायम आएगा, प्लस में प्लस वाला मान माइनस में बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही, माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 4x, और ये वाला प्लस का 6 ऐसे ही बराबर 0। फिर से देखिए यहाँ x की अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही है, हमें 2 दिखाई दे रही है, तो हमने फिर से वही चीज लिखी, चूंकि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इतना ही हमें इसमें जानना है। देखिए अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है x माइनस 2 x प्लस 1 और उधर से बराबर दे रखा है x माइनस 1 और x प्लस 3। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इन दोनों की गुणा करेंगे, फिर इन दोनों के इधर गुणा करेंगे। देखिए कैसे, x की गुणा करी पहले x में, x स्क्वायर बन गया, x की गुणा करी 1 में तो x बन गया, माइनस के 2 की गुणा करी x में तो माइनस के 2x, और माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2। ठीक है, इतना आप जानती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर देखिए x की गुणा करेंगे x में तो x स्क्वायर, x की गुणा करेंगे 3 में तो 3x, इधर माइनस के 1 की x में तो माइनस का x, और माइनस के 1 की प्लस के 3 में तो कितनी आ जाएगी, माइनस के 3। अब देखिए यहाँ से कितना बचेगा, ये वाला x स्क्वायर ऐसे ही, प्लस के x और माइनस के 2x, तो घट के कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, और ये वाला माइनस 2 अपनी जगह ऐसे रह गया बराबर। इधर देखिए x स्क्वायर ऐसे ही, प्लस के 3x में से जब एक x घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 2x बचेगा और माइनस के 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 ये सब अपनी जगह से रहने दिया, ये वाला मान सब उठा के इधर को ला रहे हैं पहले, तो प्लस के एक्स स्क्वायर है तो इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो प्लस, और बराबर कौन बचा, 0। इतना आप जानती होंगे कि कोई भी नंबर जब LHS से RHS में या RHS से LHS में ट्रांसफर करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। चिन्ह कैसा बदलता है, प्लस वाला मान माइनस का हो जाता है, माइनस वाला मान प्लस का हो जाता है। तो ये कितना बचा यहाँ से, अब यहाँ से प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस के एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कट गए, सेम वैल्यू है, प्लस माइनस में कट जाती है। अब देखिए तो माइनस एक्स और माइनस 2x, यहाँ से बचा माइनस के 3x, और माइनस के 2 और प्लस के 3, तो कितना बचा, प्लस का 1 बराबर 0। तो ये समीकरण हमने सॉल्व कर ली। तो देखिए यहाँ पे बताइए x की घात कितनी अधिकतम, 1 है, तो कैसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण केवल कब होती है, जब अधिकतम घात 2 होती है। आइए देखिए अगला सीखते हैं चौथा। इसमें दे रखा है x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 1 बराबर x, और ब्रैकेट में लिख रखा है x प्लस 5। फिर से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x की गुणा करिए 2x में तो कितना बनेगा, यहाँ से 2x स्क्वायर, x की गुणा करेंगे 1 में तो प्लस के x, ठीक है, माइनस के 3 की गुणा करेंगे किसमें, हम प्लस के 2x में तो कितने बनेंगे, 3 दूनी 6x और 3 एकम 3, चिन्ह का ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखिए x की गुणा x में हो गई, x स्क्वायर बच गया, x की प्लस 5 में हो गई, प्लस के 5x बच गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर ऐसे ही है, प्लस के x और माइनस के 6x कितने बचेंगे, माइनस के 5x, और ये माइनस का 3, इधर से कितना बचेगा, x स्क्वायर और प्लस के 5x। अब कितना बचेगा यहाँ से, 2x स्क्वायर ये वाला मान ऐसे ही, ये वाला माइनस का 5x ऐसे ही, माइनस के 3 ऐसे ही, ये जो उधर की वैल्यू है सब इधर को लाइए, प्लस के x स्क्वायर इधर आके माइनस के x स्क्वायर हो गया, प्लस के 5x इधर आके माइनस के 5x बराबर 0। तो देखिए यहाँ से कितना बचेगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाई कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 5x माइनस के 10x, और ये माइनस का 3 और बराबर कितना 0। तो लिख देंगे चूंकि यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब देख लीजिए 2 घात दिख रही है आपको, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। देखिए अब हम देखते हैं इसका पांचवा पार्ट। आइए देखिए पांचवें पार्ट में हमसे सवाल कहा जा रहा है 2x माइनस 1 और x माइनस 3 और बराबर में है x प्लस 5 और x माइनस 1। आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 2x से गुणा करिए x में, तो यहाँ से बचेगा 2x स्क्वायर। अब 2x से गुणा होगी किसमें, माइनस के 3 में, तो ये बचेंगे माइनस के 6x, माइनस के 1 की गुणा x में तो माइनस का 1, और माइनस के 1 की गुणा माइनस के 3 में तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 3 3। इधर देखिए गुणा कैसे करेंगे, x की गुणा x में तो कितना बचेगा, x स्क्वायर, x की माइनस 1 में तो माइनस के x, प्लस की 5 की x में तो प्लस के 5x, और प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ से कितना बच के आएगा हमारा, सॉल्व करिए इसको, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस का x, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 7x और प्लस के 3 बराबर,
इधर से देखिए एक्स स्क्वायर ऐसा ही माइनस के एक्स और प्लस के 5x यानी घटेंगे तो कितना बचाएगा प्लस के 4x और माइनस के 5, इतना आप जानते हैं। अब देखिए सारे मान को इधर लेकर आइए उठा के, ये वाला 2x स्क्वायर ऐसा ही माइनस के 7x ऐसा ही प्लस के 3 ऐसा ही। जब ये सारी वैल्यू इधर आएंगी तो चिन्ह बदलाएंगे। देखिए कैसे, ये प्लस का है तो इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर आके का हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 4x कितने हो जाएंगे माइनस के 11x प्लस के 3 और प्लस के 5 तो कितने हो जाएंगे 3 और 5 8 और बराबर कितना 0। अब आप देख लीजिए अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 2, तो कैसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ वही लाइन जो अब तक लिखते आ रहे हैं, x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। बस लिख दीजिए, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है। ठीक है, यदि घात अधिकतम 2 होगी तो द्विघात समीकरण होगी, यदि 2 से कम होगी या 2 से ज्यादा होगी तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। अब देखिए इस वाले को सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की पावर 2। तो देखिए ये तो यहाँ से ऐसे लिख जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर से देखिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए कैसे हल करेंगे, a स्क्वायर x की जगह a चल रहा है प्लस बी स्क्वायर यानी 2 की घात 2 माइनस 2 गुणा x गुणा 2। फॉर्मूला कौन सा खुला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करिए हल से, तो देखिए एक्स स्क्वायर ऐसा ही प्लस के 3x ऐसा ही प्लस का 1, इधर देखिए सॉल्व करिए अब इसे। एक्स स्क्वायर 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4 और कितना x, सबको उठा के इधर लाइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, इधर आके ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस वाला मान माइनस का और माइनस वाला मान प्लस का। तो देखिए प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस के एक्स स्क्वायर कट गए, कितना बचा 3x और 4x, तो कितने बचे यहाँ से 7x और प्लस का 1 और माइनस के 4 तो कितना बचेगा माइनस के 3 और बराबर 0। तो फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब यहाँ बताइए, x का मान कितना आया अधिकतम घात 1, तो यहाँ लिखा जाएगा चूंकि यहाँ x की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, 1 ही तो आई है, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम देखते हैं इसका 7वां पार्ट यानी 7 पार्ट। देखिए हमारा क्या है कि x प्लस 2 की घात 3 बराबर है 2x और ब्रैकेट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से तो खुलेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला खुलेगा a प्लस बी का होल क्यूब, और कैसे खुलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। आइए देखिए कैसे, तो देखिए a क्यूब यानी x की घात 3, b क्यूब 2 की घात 3 प्लस 3ab यानी 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी x प्लस 2। इधर से देखेंगे 2x की गुणा होगी एक्स स्क्वायर में तो ये बनेगा 2x की घात 3 और 2x की गुणा होगी माइनस के 1 में तो माइनस के 2x बन जाएगा। अब देखें आगे, x की घात 3 ऐसे ही 2 की घात 3 का मान कितना आ गया 8, क्योंकि 3 बार गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से देखें 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में बचाएगा x प्लस 2, 2x की घात 3 और माइनस 2x अपनी जगह फिर सेम टू सेम ऐसे ही। ये वाला x की घात 3 ऐसे ही प्लस के 8 ऐसे ही, 6x की गुणा करेंगे x में तो 6x स्क्वायर और 6 दूनी 12 और बराबर, और ये जो है 2x स्क्वायर और माइनस के 2x इन्हें इधर लाइए तो ये प्लस का है, इधर आए का हो जाएगा माइनस का और ये माइनस वाला का हो जाएगा प्लस का, बराबर कौन बचेगा 0। अब देखिए इसे यहाँ से देखें ध्यान से, x की घात 3 और माइनस के 2x की घात 3, तो जब ये घटेंगे तो यहाँ से बचेगा माइनस के x की घात 3, चिन्ह हमेशा बड़ी गिनती का बचता है। ठीक है,
अब 6x² और तो हाँ 6x² अकेला ये यहाँ से बच गया, 12x और 2x तो ये 14x हो गए और प्लस के 8 बराबर 0। देखिए जब जोड़ते घटाते समय ध्यान क्या रखना होता है, x की घात 3 वालों को x की घात 3 वालों के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है, और x की घात 2 वालों को x की घात 2 वाले के साथ ही जोड़ेंगे या घटाएंगे, और x वाले को x के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे। तो हमारा लास्ट में ये बचा। अब यहाँ से देखिए आप, चूंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण केवल कब होती है, जब अधिकतम घात 2 हो। अगला सवाल देख लीजिए, लास्ट पार्ट है इसका, पहले सवाल का 8वां। x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और बराबर में लिखा है x माइनस 2 की घात 3। देखिए कैसे हल करेंगे, इसे ध्यान से देखना। x की घात 3 ऐसे ही है, माइनस के 4x² माइनस का x और प्लस का 1। इधर से देखिए कितना बचेगा, इधर से फॉर्मूला खुलेगा a माइनस बी की घात 3 का। कैसे खुलता है, a की घात 3 और माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए यदि आपको सूत्र ध्यान नहीं है तो मैं एक दिन अलग से नोट बना दूंगा जिसमें आपको सूत्र से समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो देखिए कैसे खुलेगा, AQ माइनस BQ माइनस 3AB और a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा x की घात 3 माइनस 4x² ये माइनस x प्लस 1। यहाँ से देखिए x की घात 3 और ये वाला 2 की घात कितनी, सॉरी 2 की घात 3 है यहाँ पे ये, तो कितना बचेगा 8 और 3 दूनी 6 और x माइनस 2। अब देखिए यहाँ से x की घात 3 ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला बिल्कुल सेम ऐसे ही, x की घात 3 ऐसे, ये वाला 8 ऐसे ही, 6x की गुणा हुई x में तो 6x² और माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12x। अब क्या करेंगे, यहाँ तक सब ऐसे रहेंगे। अब देखिए ये जो मान थे इधर वाले सब इधर लाइए उठा के, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो माइनस, बराबर कौन बचेगा 0। अब देखिए x की घात 3 से x की घात 3 कट गया तो कितना बचा, अब देखो स्क्वायर वाले का हिसाब लगाओ, माइनस के 4x² है और प्लस के 6x² है तो कितना बचेगा, घटाएंगे तो प्लस के 2x²। चिन्ह हमेशा बड़ी गिनती का बचता है, माइनस का x और माइनस के 12x कितने बचेंगे, माइनस के 13x, प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस के 9 और बराबर 0। तो फिर से देखिए क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको 2, अतः यह द्विघात समीकरण है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी हमसे केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करा रहा है, हल नहीं करवा रहा है ये। तो देखिए इसका सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें कहा जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो हमें मीटर में दे रखी है और उसने शर्त लगा रखी है कि चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। यानी जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 क्या है, अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यानी आंसर नहीं निकाल कर देना है, सिर्फ और सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में हमें क्या करना, देखिए बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या माना है, यहाँ पे फर्स्ट सवाल हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो लिखेंगे माना चौड़ाई कितनी है, x मीटर। हमने ये मान लिया कि जो चौड़ाई है आयताकार भूखंड की वो कितनी है, x मीटर, ठीक है। अब बताइए इसलिए लंबाई बताइए कितनी हो जाएगी। उसने कहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो इसलिए x का दुगना करिए 2x, उससे 1 ज्यादा तो प्लस 1 इतना हो गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या, लंबाई। अब देखिए प्रश्नानुसार हमें दे रखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर। अब आप जानते होंगे आयत जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने सूत्र लगा दिया लंबाई गुणा चौड़ाई और बराबर 528, ये हमें दे रखा है सवाल में। लंबाई का मान आपके सामने ये तैयार है 2x प्लस 1, चौड़ाई का मान ये तैयार है x और बराबर 528। गुणा कर दीजिए, 2x की गुणा होगी x में तो 2x², 1 की गुणा होगी x में तो x और बराबर 528। अब देखिए 2x² ऐसे ही प्लस का x ऐसे ही, ये प्लस का है तो जरा क्या हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो ये हमारी बन गई द्विघात समीकरण। यदि हमसे वो हल करने को कहता तो हम इसको हल करते, फिर इसके गुणनखंड बनाते और फिर उसके बाद सॉल्व करते, लेकिन उसने हल करने को नहीं कहा है। उसने सिर्फ इतना कहा है कि आप इसे द्विघात समीकरण के रूप में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। देखिए अब हम सीखते हैं इसका सेकंड। देखिए सेकंड में हमसे कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पे बात आई है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की। तो देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का सवाल जब भी आएगा तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, उसको पहले को मान लेते हैं x, अगले को मान लेते हैं x+1
और यदि एक आध और आएगा तो x+2, x+3 इस तरीके से मान चले जाते हैं। क्रमागत का मतलब है क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे 10 के बाद 11 आता है, फिर 12, 13, 14, 15। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से कभी भी शब्द कहा जाए क्रमागत, तो पहला क्या मानेंगे आप x और दूसरा मानेंगे x+1। आइए देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x, ठीक है, और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1, ये आपको मानना होता है ऑलरेडी। अब देखिए प्रश्न के अनुसार हमसे कहा गया है कि जो पूर्णांक हैं उन दोनों का जो गुणनफल है वो कितने के बराबर है, 306, यानी जो गुणनफल है वो 306 है। तो भाई देखिए करना है हमें, तो गुणनफल 306 है, तो पहला क्रमागत पूर्णांक कितना है हमारा x, और दूसरा कितना माना है हमने x+1, इसकी दोनों ही गुणा कर दो। अरे गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा, और बराबर कितना 306। तो x की गुणा करिए x में तो x², x की गुणा करेंगे 1 में तो x, और बराबर 306। इसको हल कर लीजिए, x² प्लस x, और ये प्लस का मान जरा क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0, और ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। क्योंकि हमें इसने केवल द्विघात समीकरण लाने को कहा है, आंसर निकालने को नहीं कहा है। देखिए अब हम समझते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 अगर हो तो रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी क्या बताइए, समीकरण बताइए। देखिए कैसे मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। तो हमने ये मान लिया कि माना इस समय जो रोहन की वर्तमान आयु है वो x वर्ष है, ठीक है। अब सवाल में हमसे कहा गया है कि रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है उससे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसलिए रोहन की माँ की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 26 वर्ष। क्यों, क्योंकि वो रोहन से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है, तो उतनी ज्यादा हो जाएगी उसकी आयु, ठीक है। अब उसने कहा है कि अब से 3 साल बाद दोनों की उम्र की जो गुणा है वो 360 है। इसका मतलब अब हमें पहले दोनों की उम्र निकालनी पड़ेगी 3 साल बाद। तो देखिए इसलिए 3 वर्ष पश्चात, पश्चात कह लो या बाद कह लो एक ही बात है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बताइए कितनी हो जाएगी। इस समय x है, इसमें 3 और जुड़ जाएंगे तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, 3 साल बाद रोहन की आयु। इसीलिए अब रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी 3 साल बाद। देखिए इस समय रोहन की माँ की आयु है x प्लस 26, इसमें 3 और जोड़ दीजिए तो कितनी हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष। तो देखो समझो ध्यान से, ये आ गई रोहन की आयु 3 साल बाद, और ये आ गई रोहन की माँ की आयु 3 साल बाद। इतनी समझ में आ गई है। अब देखिए सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि 3 साल के बाद जो दोनों की आयु की जो गुणा है वो कितने के बराबर है, 360। तो हमने वही तो लिखा, इसलिए प्रश्नानुसार देखिए 3 साल बाद रोहन की आयु और गुणा 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु, उन दोनों की जो गुणा है वो हमें कितनी दे रखी है, 360। बस इसको हल कर लो, समीकरण बन जाएगी। देखो कैसे, x की गुणा x में करो तो x², x की 29 में तो 29x प्लस 3 की x में 3x, 3 की गुणा करेंगे 29 में 87 आ जाएगा बराबर 360। अब देखिए x² ऐसे ही 29x और 3x 32x हो जाएंगे, प्लस के 87 ऐसे ही, ये जो 360 था उठा के इधर को ले आए, माइनस का हो गया बराबर 0। अब देखिए क्या क्या बचेगा, x² प्लस के 32x और प्लस के 87 में से 360 घटाओगे तो बचेंगे माइनस के 273। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका लास्ट और चौथा पार्ट। इसमें कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो उसको दूरी तय करने में 3 घंटे समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो हमें रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है, चाल ज्ञात करनी है। देखिए मैं समझाता हूँ कैसे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की जो हमारी चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ये वो चाल है जब हमने ना कम करी है ना ज़्यादा करी है, नॉर्मल चाल हमारी। इसलिए कितनी दूरी तय करती है रेलगाड़ी, 480। तो इसलिए हम लिखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, और समय का सूत्र होता है आप जानते हैं दूरी बटे चाल। तो देखिए दूरी हमारे पास कितनी है 480 और चाल हमारे पास कितनी है x। तो ये समय आ गया कौन सा, जब हमने चाल को ना बढ़ाया है ना घटाया है, तब इतना समय लग रहा है उसको दूरी तय करने में। अब देखिए ध्यान से, अब उसने हमसे सवाल में कहा है कि जो चाल है ना वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी, कम कर दी। तो देखिए हमने क्या लिखा है, इसलिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने के बाद रेलगाड़ी की चाल। अब आप बताइए, शुरू में रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, x थी, 8 कम कर दी तो कितनी बचेगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझ में आ गया।
अब 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। देखिए मैं आपको बता दूं, दूरी नहीं घट बढ़ रही है, दूरी उतनी है, केवल चाल कम की गई है। तो दूरी अभी भी 480 है। तो अब देखें अब कितना समय लगेगा, तो फिर से सूत्र वही लगेगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी की जाए कितना 480, लेकिन चाल बदल गई है क्योंकि चाल घटा दी है। अब कितनी हो गई x माइनस 8। अब ये इतना समय आ गया। दोबारा समझ लो, ये वो समय है जब हमने चाल को नहीं घटाया था, ये वो समय है जो चाल को घटाने के बाद खर्च हुआ। अब देखिए उसने क्या कहा है, यूं कहा है कि चाल कम करने के बाद समय जो है 3 घंटे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। देखो मैं आपको समझा दूं एक बात, कभी सवाल तुम्हारा गलत ना होगा जीवन में अगर ये बात ध्यान सुन लोगे तो। ऐसा सवाल कभी भी तुम्हारे सामने आए तो हमें करना क्या है, ज्यादा वाले समय में से कम वाले समय को घटा के बराबर लगा देना है, जितना भी समय ज्यादा लगा है या कम लगा है। देखो कैसे मैं समझाता हूँ, ये जो समय है तुम्हारा ये ज्यादा समय है और ये समय कम है। पूछो कैसे, ये बड़ा समय है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ चाल कम है। आप खुद देखो, जब आप कहीं धीमे धीमे जाओगे तो देर से पहुंचोगे और जल्दी जल्दी जाओगे तो कम देर से पहुंचोगे। इसलिए ये वाला समय हमारा क्या है, बड़ा, और ये वाला समय क्या है हमारा, कम। तो देखो हमने क्या कहा इसी प्रश्नानुसार, बड़े वाले समय में से छोटे वाले समय को घटा के बराबर लगा दिया 3। क्यों लगाया बराबर 3, क्योंकि 3 घंटे समय ज्यादा लगता है उसे। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, अपने आप आंसर आएगा। देखो बन के कैसे, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 83 गुणा हो गई, एक्स गुणा हो गई 480 के संग, और इसकी गुणा पहुंचेगी इसके साथ। ठीक है, तो देखो कैसे 480 एक्स ऐसे ही माइनस 480 गुणा हो गई एक्स में, तो माइनस 480 एक्स और माइनस माइनस प्लस 480 गुणा जब 8 में होगी तो ये बनेंगे 3840, प्लस के 480 एक्स से माइनस के 480 एक्स कट गए, बराबर 3 अपनी जगह चल रहा है वैसे का वैसे। कितना बचा, यहाँ से बचे 3, यहाँ 840 बटे में बचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और बराबर बचे 3। अब देखें यहाँ से 3840 ऐसे ही, ये जो 3 था वो गुणा में था, इसे मैं बटे में ले आया, और ये जो बटे में था इसे मैंने गुणा में पहुंचा दिया। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो 3 यहाँ 840 अपनी जगह ऐसे ही है, ये गुणा में तो था 3, इसको मैं बटे में ले आया, और जो बटे वाला मान जो था वो कहाँ पहुंचा दिया मैंने, गुणा में। ठीक है, अब देखो 3 से मैंने इसको काटा, कितने बचेंगे, 3 एकम 3, तो यहाँ से जब काटने के बाद कितना बचा इसको 1280। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 24 हो गए, 3 अट्ठे 24 और 0, और बराबर बचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देखो इसको मैंने सीधा कर दिया, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280। अब बस एक्स स्क्वायर माइनस 8x ऐसे ही माइनस के 1280 और बराबर कितना 0। तो ये हमारी समीकरण आ गई द्विघात समीकरण। इसमें हमसे, मैं फिर बता दूं, आंसर निकालने को नहीं कहा जा रहा है, इसमें हमसे केवल द्विघात समीकरण के रूप में क्या करना है, ला कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है अब तक इतना समझ में आया होगा। इससे आगे का किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। और एक लास्ट रिक्वेस्ट फिर से, जैसे हर बार बताते हैं, कक्षा 10th में पढ़ने वाले बच्चों को इस वीडियो को आप क्या कर दें, शेयर कर दिया करें। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।